नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन शोकोद्गार के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में दिवंगत वीरभद्र सिंह से जुड़ी यादों को किया साझा। कड़ी सुरक्षा के बीच हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। पहली बार ड्रोन कैमरे से रखी जा रही निगरानी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बाद खालिस्तान के समर्थकों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भी 15 अगस्त के दिन तिरंगा न फहराने की दी धमकी। टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुषों के बाद सेमीफाइनल में पहुंची महिला की हॉकी टीम को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी बधाई। हिमाचल में 4 माह बाद खुले स्कूल। 10वीं से 12वीं की नियमित कक्षाएं शुरू। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन सदन दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की स्मृतियों में डूबा रहा। शोकोद्गार के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में वीरभद्र सिंह से जुड़ी यादों को साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में भी अपना अलग ही स्थान बनाया था। लंबे अरसे तक सत्ता में रहने के बावजूद वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के विकास में वीरभद्र सिंह का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने 2 बार कोरोना को हराया, लेकिन बाद में जीवन की जंग हार गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत वीरभद्र सिंह की कमी हमेशा खलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 10 दिन तक चलने वाला मानसून सत्र शुरू हो गया है। राष्ट्रीय गान के साथ शुरू हुए मानसून सत्र में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सदन की कार्यवाही शुरू की। सदन दिवंगत नेताओं के निधन के शोकोद्गार के साथ शुरू हुआ। शोकोद्गार पर बोलते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिवंगत वीरभद्र सिंह के राजनीतिक जीवन की खुलकर प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरभद्र सिंह मजबूती के साथ जमीन में खड़े रहते थे। मुख्यमंत्री ने नरेंद्र बरागटा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। वहीं कोरोना और मानसून की आपदा में मारे गए लोगों के निधन पर भी मुख्यमंत्री ने दुख जाहिर किया। सदन की कार्यवाही 5 घंटे से ज़्यादा चली और उसमें सिर्फ पूरा सदन जो है वो माननीय पूर्व में सदस्य रहे, उनके लिए शोकोद्गार में अपनी बात कहते थे। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता श्री वीरभद्र सिंह जी का इस बीच में दुखद निधन हुआ। वो इस माननीय सदन के अभी तक सदस्य थे। सभी माननीय सदस्यों को लगा कि उनकी कुछ संस्मरण उनके मन में है, उनका जिक्र यहाँ करें और उन भावभीनी श्रद्धांजलि दें। उस दृष्टि से सभी सदस्यों ने, अधिकांश सदस्यों ने उसमें भाग लिया। और उसी प्रकार से नरेंद्र बरागटा ये भी हमारे वर्तमान विधानसभा के सदस्य थे, कि विप थे, वो भी नहीं रहे। और ऐसे में मिलाकर के कुल 5 सदस्यों के बारे में विधानसभा के अंदर मैंने देखा पहली बार किसी सत्र में शोकोद्गार लोगों ने जाहिर की गई। और पूरा सत्र जो है वो आज शोकोद्गार में बीता है। और सदन की जो हमारी स्थापित परंपरा है उसके अनुसार अगर किसी सिटिंग एमएलए की इस प्रकार से मृत्यु हो तो सदन को एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए स्थगित करने की परंपरा रही। उस परंपरा का भी आज हमने निर्वहन किया, इसलिए बाकी की कार्यवाही आज नहीं हुई है।
मुख्यमंत्री के बाद विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि 6 बार विधायक, 5 बार सांसद रहे और 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह भले ही राज परिवार में पैदा हुए, लेकिन 60 साल तक लोगों के दिलों में राज किया। डॉक्टर परमार को हिमाचल का निर्माता कहा जाता है, तो वहीं वीरभद्र सिंह को आधुनिक हिमाचल का निर्माता माना जाता है। संसदीय मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वह तो वीरभद्र सिंह के निजी आवास हॉली लॉज में ही पैदा हुए। वीरभद्र सिंह धर्म कर्म से बुद्ध हिंदू थे। उन्होंने कहा कि वे हमेशा गरीब की मदद के लिए तत्पर रहते थे। नरेंद्र बरागटा को लेकर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वह उनके सहपाठी रहे, स्वयं बागवान होते हुए बागवानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। खालिस्तान समर्थक गुरपखवंत सिंह पन्नू ने अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को धमकी दी है। जानकारी के अनुसार सोमवार को हिमाचल प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सोलन जिला के पत्रकारों के फोन पर यह कॉल आई है। सिख फॉर जस्टिस गुट से जुड़े गुरपखवंत सिंह पन्नू ने कहा कि देश में हजारों किसानों की मौत के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार है। पन्नू ने कहा कि भाजपा की वजह से आंदोलनरत किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही पन्नू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी फिर धमकी देते हुए कहा कि 15 अगस्त को उन्हें झंडा नहीं फहराने देंगे। वहीं एसपी ऊना अरजीत सेन ठाकुर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा और 1 संसदीय क्षेत्र में प्रस्तावित उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। इन चुनाव में भाजपा जहां जयराम सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस उपचुनाव में वर्तमान भाजपा सरकार की कमियों को मुद्दा बनाकर जनता के बीच उतरेगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला में मीडिया से मुखातिब होते हुए वर्तमान सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है जिससे आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। जो यहाँ की सरकार है पूरी तरह फेल है, केंद्र की सरकार पूरी तरह फेल है। इन दोनों सरकारों ने जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, कुछ न विकास का काम किया, महंगाई चरम सीमा पर है, धांधली सब तरफ चल रही है और कोरोना में भी कोई इनकी व्यवस्था सही नहीं रही, कोई तैयारी नहीं रही। लोग ऑक्सीजन से बुरी तरह पूरे देश में मरे और इन्होंने कहा कि कोई मरे नहीं ऑक्सीजन से। और इसके अलावा पेट्रोल डीजल की अगर समस्या आप ले लीजिए, और यहाँ पे युवा बेरोजगार है और ये लोग अपने लोगों को जो है नौकरियाँ दे रहे हैं जो अपने खास हैं। तो ये जो चल रहा है कि धांधली सरकारी नौकरियों में भर्ती की और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और इस सरकार की तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि जिससे ये जो है जनता की समस्या हल करने में पूरी तरह नाकाम है और जनता इनके खिलाफ निश्चित रूप से वोट देगी। हिमाचल प्रदेश में करीब 4 महीने बाद सोमवार से स्कूल खुल गए हैं। पहले चरण में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की सोमवार से नियमित कक्षाएं शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए एसओपी जारी की है। थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज करवाने के बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। एसओपी के तहत विद्यार्थियों और शिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य है। स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं हुई, एक डेस्क पर एक ही विद्यार्थी को बिठाया गया। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिमला के लालपानी स्कूल का दौरा कर स्कूल खुलने पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना महामारी के बीच 107 दिनों बाद हिमाचल में सोमवार से स्कूल खुल गए हैं। 10वीं से 12वीं तक के कक्षाओं के बच्चे नियमित तौर पर स्कूल पहुंचे। विद्यार्थियों के आने व जाने के समय में भी 10 से 15 मिनट का अंतर रखा गया है ताकि कोविड के प्रकोप को रोका जा सके। वहीं सभी प्रधानाचार्यों को एसओपी का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी परामर्श के लिए स्कूल आ सकेंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रधानाचार्यों को एसओपी का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षण संस्थानों में कोविड के मामलों पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर बनाई गई कोविड कोऑर्डिनेंस कमेटी को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिमला स्थित गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालपानी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि स्कूल खुलने से बच्चे और अध्यापक काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बच्चों से बात की तो बच्चों ने कहा कि अब उनकी पढ़ाई और भी अच्छे से हो पाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल में प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है। सारी व्यवस्था अच्छे से की गई है। वहीं उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि कोरोना अब जल्द से समाप्त हो जाए ताकि इसी तरह स्कूलों में बच्चों की रौनकें लगी रहे। सबसे पहली बात तो यह है कि स्कूल खुलने पर बच्चे बहुत खुश हैं और साथ में टीचर भी बहुत खुश हैं और ऐसे लग रहा है कि बच्चे और
टीचर जब आपस में मिल रहे हैं, लग रहा है पता नहीं कितनी सदियों के बाद मिले हैं। और आज यहाँ पर स्कूल में आके लग रहा है कि टीचर्स के चेहरे पर भी बहुत प्रसन्नता और बच्चे भी बहुत प्रसन्न हैं। और मैंने बच्चों से बात की तो मैंने कहा बच्चे घर में मजे थे या स्कूल में? तो बच्चे कहते स्कूल में। तो हमने पूछा कि पढ़ाई घर में अच्छी थी कि स्कूल में? कहते स्कूल में आके पढ़ाई और अच्छी होगी। तो देखिए, अब हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि कोरोना के मामले बढ़ने नहीं चाहिए, जिसके कारण से ये सारी स्थिति पैदा हुई है, और स्कूल हमारे ठीक प्रकार से चलते रहे, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती रहे। और बच्चे आज जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो मैंने देखा कि जो SOP बनाया गया है उसी SOP के आधार पर स्कूल के अंदर हमारी भी एंट्री हुई है। स्कूल में आते ही बच्चों का थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग के बाद सैनिटाइज़र लगा के रखे हैं, और फिर क्लासरूम को जाकर के हमने देखा क्लासरूम को सैनिटाइज किया गया है, और टॉयलेट्स को दिन में 2 बार सैनिटाइज करने के आदेश दिए जा चुके हैं। और फिर स्कूल ने अपना माइक्रो प्लान अलग से बना रखा है, और ये हमने पूरे स्टेट में कहा है, हर स्कूल अपने स्कूल के व्यावहारिक स्थिति के आधार पर ही अपना वहाँ का जो कोविड प्रोटोकॉल है और सब चीज़ों को माइक्रो प्लान को तैयार करे वो किया है। तो ये सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज केवल मात्र हम तो विधानसभा की ओर जा रहे थे, तो जाते जाते लगा कि ये शिमला का, मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना स्कूल हो सकता है, जो 1848 का है और ब्रिटिश के समय का चला है, और ये भवन भी लगता है कि उसी ज़माने का होगा। तो हमको लगा कि स्कूल को देख करके जाना चाहिए, और हमको बहुत अच्छा लगा बच्चों से और यहाँ के सभी अध्यापक अध्यापिकाओं से मिल करके भी। तो बाकी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल उचित हैं। बॉय स्कूल धर्मशाला के प्रिंसिपल अनीश बनियाल ने कहा कि कोविड का दौर चल रहा है, ऐसे में सोमवार से स्कूल खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले दिन 60 से अधिक बच्चे 11वीं व 12वीं के पहुंचे हैं, जबकि 10वीं का कोई स्टूडेंट नहीं आया है। स्टूडेंट्स की थर्मल स्कैनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन करवाकर बाहर ही हाजिरी लगाई गई है। कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट को भी मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजेशन और वाटर बॉटल साथ लाने, किसी से भी टिफिन व किताबें शेयर न करने की हिदायत जारी की गई है। बच्चों की जो फिजिकल डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे, उसके साथ कोई समस्या ना आए, तो हमने उसके लिए जो प्रबंध किए हैं उसमें हमने जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो साइंस ब्लॉक में ही जाएंगे डायरेक्ट, जैसे एंट्री होती है उनकी। आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम में जाएंगे, 10th के बच्चे 10th क्लास में जाएंगे, कॉमर्स के कॉमर्स स्ट्रीम में जाएंगे। तो जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा कि जैसे ही बच्चा स्कूल में आता है उसको सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हमने उनका 1 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन किया है। उसके बाद सबसे पहले उनका थर्मल स्कैनिंग की है कि किसी का टेम्परेचर तो नहीं है। उसके बाद हमने उनका हैंड सैनिटाइजेशन का जो है वो हैंड सैनिटाइज किए हैं उनके। उसके बाद हमने रोल नंबर जो इनकी अटेंडेंस है वो एक जगह ही टीचर के द्वारा ली गई है। उसके बाद उनको यहीं से गाइड करते हुए जहाँ जहाँ उनके बैठने की व्यवस्था की गई है वहाँ पर उनको बिठाया गया है। वहीं नमहोल स्कूल की प्रधानाचार्य निर्मला पंवर ने बताया कि लंबे समय के बाद आज फिर से स्कूल खुले हैं। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। वहीं बच्चों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई में उन्हें काफी समस्या आती थी, काफी बार नेट समस्या या अन्य समस्या आ जाती थी, लेकिन स्कूल खुलने से अब वे काफी खुश हैं। अब अध्यापकों के साथ किसी प्रश्न के ऊपर खुलकर बातचीत कर सकते हैं। आज जो है 2 अगस्त 2021 को बहुत लंबे समय के बाद स्कूलों में दोबारा से विद्यार्थियों का आना हुआ है, और इस दौरान हमने जो भी सरकार की गाइडलाइंस थी उन सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बच्चों के सिटिंग का, बच्चों के अराइवल का टाइमिंग, बच्चों के लंच ब्रेक टाइमिंग जो है वो एडजस्ट किए हैं। हमारे कुछ क्लासेस जो हैं, जैसे हमारी +1 क्लास जो है वो सुबह पहुंच जाएगी 8:45 बजे, 15 मिनट उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। उसके बाद वो 9 बजे से अपनी कक्षा के कमरे में जाएंगे। और +2 क्लास जो है उसका अराइवल टाइम हमने 9:30 से रखा है, और 10वीं क्लास का जो है वो 9:15 से रखा है। तो इस तरह से हमने पूरी तरह से स्टैगरिंग जो है वो बच्चों के अराइवल टाइमिंग में की है। और क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है बच्चों की, तो इसलिए हमने उनको ग्रुप्स में भी डिवाइड किया है कि कुछ रोल नंबर जो है वो सोम मंगल बुधवार को आएंगे, और अदर रोल नंबर जो हैं वो वीर शुक्र शनिवार के दिन स्कूलों में आएंगे। लंच टाइमिंग जो है उनको भी स्टैगरिंग की है। उससे पहले हमने पूरे विद्यालय को सैनिटाइज़ किया है, सभी कमरों का, सारे टॉयलेट्स का अच्छे तरह से सैनिटाइजेशन किया गया है।
ये वाली स्टडी सही है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में कई बार नेट प्रॉब्लम हो जाता था और कई बार क्लास नहीं लग पाती थी जिस तरह से लगनी थी। तो अब स्कूल आकर कुछ अच्छा लग रहा है। हो पाई है कि नहीं हम कुछ +2 में अच्छा कर सकते हैं, अच्छे नंबर से पास हो। तो बहुत अच्छा, क्योंकि क्लासेस में टीचर फेस टू फेस समझाते हैं तो वो समझ में आता है, बट ऑनलाइन क्लासेस में कई बार वो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि नेटवर्क प्रॉब्लम रविंग नहीं खुला और सुनाई भी देता नहीं कई बार और अच्छी तरह से समझ भी नहीं और आगे भी प्रॉब्लम आती है पढ़ाई में। बहुत मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन उतनी ठीक नहीं लग पाती थी, क्योंकि फ़ोन से 4-4 घंटे क्लासें लगेंगी तो आंखों में फ़र्क पड़ रहा था। तो अब स्कूल खुले हैं तो आशा है कि आगे भी चलें, ठीक रहें ऐसे ही। हमीरपुर मुख्यालय स्थित सीनियर सेकेंडरी कन्या विद्यालय में छात्राओं के स्कूल पहुंचने पर जहां थर्मल स्कैनिंग की गई तो कक्षाओं में भी छात्राओं को एक दूसरे से सामाजिक दूरी पर बिठाया गया ताकि कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत कक्षाएं लगाई जा सके। इस दौरान छात्राओं ने बताया कि अध्यापक उन्हें ऑनलाइन भी पढ़ा रहे थे, लेकिन स्कूल में आकर उनकी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय गौतम ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूल में कक्षाएं शुरू की गई हैं और बच्चों का भी अच्छा रिस्पांस है। उन्होंने बताया कि बच्चों में भी स्कूल आने के लिए अच्छा उत्साह देखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का स्कूल खोलने का निर्णय बेहद सराहनीय है। एक्साइटेड थे इतने दिनों बाद स्कूल लगा, जैसे तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस से थोड़ा मतलब जैसे स्कूल में क्लासेस होते थे अलग एक्सपीरियंस और अच्छे से समझ भी आता सब कुछ। ऑनलाइन में लेजीनेस होती थी, कभी कंसंट्रेशन लग रहा है, बेड पे लेट के पढ़ रहे हैं, टीचर से देखते नहीं थे, लेकिन अभी जब स्कूल में आए तो एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई हो रही है और अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है। आज सुबह से ही सभी अध्यापक इस इंतजार में थे कि बच्चे स्कूल आएँ। एक बड़ा उत्साहित माहौल हमारे स्कूल में चल रहा था। बच्चे 8:30 के बाद आना शुरू हो गए। गेट पे हमने उनकी थर्मल स्कैनिंग की, उसके बाद गाइडेंस के लिए हमें उन्होंने ग्राउंड में जो हमारे डीपी साहब थे और डॉक्टर जेपी शर्मा जी, उन्होंने ब्रीफ किया कि क्या क्या प्रोटोकॉल उन्होंने फॉलो करना है। सिटिंग प्लान के बारे में उनको बताया गया और उसके बाद बच्चे क्लासेस में गए, रेगुलर पढ़ाई शुरू हो गई है। बच्चों में आज खासा उत्साह था और अभिभावक भी कुछ उनको छोड़ने आए थे, वो प्रसन्न थे कि आज स्कूल लगे हैं। सिरमौर जिला के स्कूलों में पहले दिन कम संख्या में छात्र स्कूल पहुंचे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शमशेर नाहन के प्रधानाचार्य मानसिंह ठाकुर ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार स्कूल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। स्कूल में दाखिल होने से पहले बच्चों की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। स्कूल में तीनों कक्षाओं के बच्चों की एंट्री अलग अलग निर्धारित समय पर की गई। साथ ही तीनों कक्षाओं की छुट्टी भी 10-10 मिनट के अंतराल में की जानी सुनिश्चित की है। वहीं लंबे अंतराल के बाद स्कूल पहुंचे छात्रों ने बताया कि वे स्कूल आकर काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। साथ ही पढ़ाई में जो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था वह भी अब दूर होगी। उन्होंने बताया कि स्कूल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कोविड लॉकडाउन के बाद जो स्कूल रीओपनिंग के सरकार के आदेश आए थे, जिसमें आज से यानी 2 अगस्त से 10th, 11th और 12th क्लास के लिए सरकार ने ऑर्डर किए हैं कि इनकी रेगुलर क्लासेज लगेगी। उसके लिए नियमानुसार हमने माइक्रो प्लान बनाया और माइक्रो प्लान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ उनकी थर्मल स्कैनिंग, उनका सैनिटाइज करना, कमरों को दिन में 2 बार सैनिटाइज करना, ये सारा कुछ बनाया गया है। और एंट्री का टाइम भी हमने +1 का 9 बजे रखा है, +2 का 9:10 पे और 10वीं के बच्चे 9:20 पे स्कूल में एंटर करेंगे। और उसी तरह शाम को 2:40 पे 11वीं के बच्चे, 2:50 पे 12वीं के और 3 बजे 10वीं के बच्चों का एग्ज़िट रखा गया है। दिन में जो ब्रेक उनके लिए रखी गई है 20 मिनट की हर एक क्लास के लिए ब्रेक रखी है और उस ब्रेक को भी हमने अलग अलग रखा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। टाइम टेबल उनका 1-1 घंटे का बनाया गया है 11वीं और 12वीं क्लास का, और 10वीं क्लास का टाइम टेबल वही 35 मिनट का रखा गया है। इसी तरह सरकार ने ये भी आदेश किया है कि 8वीं के बच्चे भी अगर किसी को कोई डाउट क्लियर करना है, कोई उनको दिक्कत है पढ़ाई में,
या जिनके पास स्मार्टफोन की सुविधा भी अच्छी नहीं है वो भी स्कूल आ सकते हैं। उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है। उनके लिए एक कमरा अलग से सैनिटाइज किया गया करके तैयार रखा गया है और उनका टाइम टेबल बनाया गया है। उनमें बच्चे उस कमरे में बैठेंगे और वहाँ पर टीचर बारी बारी से हर सब्जेक्ट का टीचर जाएगा और बच्चों के जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर किया जाएगा। आज बहुत टाइम बाद स्कूल खुला है, मुझे बहुत खुशी हो रही कि स्कूल खुला है। 2 साल के बाद, मतलब 2 साल तक छुट्टी थी आज तक, तो मतलब स्टडी थोड़ी भी नहीं हुई। मतलब आज स्टडी थोड़ा पढ़ाया, बहुत पढ़ाया आज सरों ने, तो थोड़ा अच्छा। कॉमर्स। और सर आज मेरे को ना सर बहुत अच्छा लगा स्कूल आके। ये सर इतना सर जो इतना वो कोरोना ने इतना हाहाकार मचाया है, तो सर उसके चलते हमारी पढ़ाई में भी जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में बहुत वो हुआ है। तो सर अब जैसे आज हम स्कूल आए तो हमको अच्छा लगा। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर देवभूमि क्षत्रिय महासभा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्षत्रिय महासभा ने सरकार पर मांगों को अनसुना करने के आरोप लगाए हैं। सरकार की इस बेरुखी से नाराज देवभूमि क्षत्रिय महासभा ने विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत क्षत्रिय महासभा से जुड़े सैकड़ों लोग रोड स्वरूप शिमला के अम्बेडकर चौक पर इकट्ठा हुए और विधानसभा की ओर कूच करने लगे। लेकिन इस बीच यहाँ सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने बैरिकेडिंग कर इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। संगठन के अध्यक्ष उमित ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार स्वर्ण समाज की अनदेखी कर रही है। स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि यदि जल्द इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो क्षत्रिय महासभा आने वाले समय में अपने आंदोलन को और उग्र करेगी। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर देवभूमि क्षत्रिय महासभा संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। संगठन के लगभग 1000 कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर विधानसभा की तरफ कूच किया और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। संगठन के अध्यक्ष उमित ठाकुर ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि अप्रैल में सरकार ने आयोग गठन करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। सरकार स्वर्ण समाज की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर अमल नहीं किया गया तो चुनावों के दौरान वह किसी भी विधायक को अपने घर में घुसने नहीं देंगे। 135 करोड़ की जनसंख्या वाला जो लोग है वो एक समान है। किस आर्टिकल के आधार पर आप समानता के अधिकार की बात करते हो? किसके आधार पर आप हमें संविधान का पाठ पढ़ाते हो? हमने कहा कि भैया पहले खुद पढ़ लो, समानता का अधिकार की जानकारी खुद ले लो, क्या होता है समानता का अधिकार। आप एक वर्ग के गले पर आप तलवारों पर तलवारें लटकाए जा रहे हैं। इस देश में कसाब ने हजारों करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को मारा। देश सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती अपने पैर पर सीधे सीधे कुल्हाड़ी मारने वाली है। उपचुनाव आने वाले हैं, उसके बाद फिर चुनाव आने वाले हैं। आप लोगों को ऐसा नज़ारा, हम लोग बहुत बड़ी संख्या में इन नेताओं का बहिष्कार होने वाला है। इन नेताओं को इनके घरों में भी नहीं जाने दिया जाएगा। आपको जोश दिख रहा है, इस बैरिकेड से पीछे हमारे लोगों का जोश है और इस बैरिकेड को ना तोड़ना हमारा होश है। और जिस प्रकार से हमने प्रदेश सरकार के सामने 6 महीने से हम लोग मांग रख रहे हैं तो वो होश के साथ ही तो है। अगर प्रदेश की सरकार अगर होश में हम लोग जब तक बात रखते रहेंगे और हमारी सरकार बेहोशी की हालत में पड़ी रहेगी तो ये स्वर्ण समाज कब तक उस चीज़ को सहन करता रहेगा। एक ना एक दिन क्षमता का बांध तो टूटेगा ना। ये बात पूछिए उन विधायकों से ये बात पूछिए कि आप अत्याचार की बात करते हैं। आपने करोड़ों अरबों रुपया एक वर्ग को खाने में जो बांटा है, आज तक कभी वो वर्ग कभी ऊपर नहीं उठे। क्या ये जो देश का अन्य इस हिमाचल प्रदेश का रहने वाला 60 लाख की संख्या है, क्या इनके प्रति इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? एट्रोसिटी में हमारे लोगों को बिना जांच के गिरफ्तार किया जाता है। आपकी प्रदेश सरकार द्वारा, आपके नेताओं द्वारा लाखों रुपया आवंटित किया जाता है। हमारी लड़कियों को भगाने के लिए 2.5 लाख रुपए की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हमारे बच्चों से 1000 रुपया वसूला जाता है। दूसरी तरफ आप 100 रुपया वसूलते हो। हमारे बच्चों को, जब हमारे बच्चे पुलिस की भर्तियां देने जाते हो, ना हमारे बच्चों को चेस्ट में रिलैक्सेशन, ना वेट में रिलैक्सेशन, ना हाइट में रिलैक्सेशन, ना मेरिट में रिलैक्सेशन। आप सारी की सारी रिलैक्सेशन एक तरफ देते जाते हो। अत्याचार नहीं। जिला सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दिग्गल में अर्की कल्याण सभा के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अर्की क्षेत्र के पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता
संस्था के अध्यक्ष अमरनाथ कौशल ने की। इस कार्यक्रम के बहाने अर्की विधानसभा में प्रस्तावित उपचुनाव में पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा को टिकट देने की मांग की गई। कार्यक्रम के बहाने गोविंद राम शर्मा के समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन के जरिए पार्टी हाईकमान से गोविंद राम को उपचुनाव में उतारने की वकालत की है। इस मौके पर पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि अर्की क्षेत्र के लोग व कार्यकर्ताओं का रोष केवल एक व्यक्ति के खिलाफ ही है। ऐसे में पार्टी हाईकमान को चाहिए कि वह कार्यकर्ताओं व क्षेत्र की जनता की भावना को समझते हुए टिकट का आवंटन करे। उन्होंने कहा कि हाईकमान केवल एक व्यक्ति को छोड़ किसी भी व्यक्ति को टिकट दे। अर्की क्षेत्र की जनता उस प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। उनका कहना है पिछले 4 सालों में अर्की में कोई बड़ा प्रोजेक्ट न आना ही लोगों के रोष का कारण है, इसलिए हाईकमान टिकट आवंटन से पहले जनता की राय जान ले। उन्होंने 2 टूक साफ किया कि यदि एक व्यक्ति विशेष को टिकट दिया गया तो वह भाजपा के लिए उचित नहीं होगा। गोविंद शर्मा ने कहा कि हम केवल एक व्यक्ति को छोड़ किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ चलने को तैयार हैं। इस 1 दिवसीय कार्यक्रम में कुनिहार वार्ड से भाजपा के वरिष्ठ नेता व जिला परिषद सदस्य अमर सिंह ठाकुर, डुमहर वार्ड से जिला परिषद सदस्य एवं भाजपा नेत्री आशा परिहार, पूर्व मंडलाध्यक्ष बालक राम शर्मा, कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर, वरिष्ठ नेता गीताराम कौशल, भाजपा नेता नरेश गौतम, सौर वार्ड से बीडीसी सदस्य योगेश शर्मा, प्रधान ब्रिजलाल शर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता हरदेव कौशल, अजीत सिंह, अशोक शर्मा, एडवोकेट जितेंद्र गौतम ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर कार्यक्रम में विभिन्न पंचायतों से आए प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित रहे। उसका कारण तो ये कि जो हमारे जिसके पास हमने जिम्मेवारी दी थी, जो प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया था, जिसको बाद में चेयरमैन भी बनाया गया, जिसको टिकट दिया गया, वो व्यक्ति यहां की समस्या को नहीं उठा पाया। प्रदेश सरकार विकास करना चाहती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्की विधानसभा क्षेत्र के वोट को देना भी चाहते हैं। उनका टूर नहीं आज तक कराया। हम जयराम ठाकुर हिमाचल सरकार भारतीय जनता पार्टी के सब चिंतक हैं। हम चाहते हैं कि अर्की से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत के, इसलिए हमारा सरकार से निवेदन, नेतृत्व से निवेदन है कि मुझे टिकट नहीं देना। तो ये नहीं यहाँ पे बैठी है, चाहे अमर सिंह ठाकुर हो, आशा परिहार जी हो, बालराम शर्मा जी हो, सुरेंद्र जी हो, अमरनाथ जी हो, या अजीत जी हो, या ब्रिजलाल हो, योगेश हो, किसी को भी आप टिकट देंगे तो मैं दावे से कहता हूं आप सबके आशीर्वाद हम जिता के विधानसभा पहुंचेंगे। और विधानसभा पहुंचने के बाद आदमी जयराम ठाकुर जी के हाथ को मजबूत करेंगे। हमारा पार्टी से निवेदन कि आप पुनः विचार करें, चिंता करें और ईमानदारी से करेंगे तो मैं समझता हूं अर्की से विधायक जो पहले भी कई वर्षों तक नहीं बना, बाद में सब मिलकर किया। आज भी जैसे बहन आशा परिहार ने कहा, अमर सिंह ठाकुर ने कहा, सुरेंद्र ठाकुर ने कहा, अमरनाथ कौशल जी ने कहा, हम सब मिलके वायदा करते हैं, दावा करते हैं कि किसी को भी टिकट आप दे, एक के अलावा हम उसको जिताकर विधानसभा पहुंचाएंगे। पुरुषों के बाद टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी इतिहास रच दिया है। टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस ऐतिहासिक मौके पर आम जनता सहित खेल जगत से जुड़ी हस्तियों ने महिला और पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। ओलंपिक में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन पर हमीरपुर में भी खिलाड़ी वर्ग गदगद हो गया है। मिठाई बांटकर सभी ने इस ऐतिहासिक जीत की खुशी मनाई। हमारी लड़कियों की हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। इसको आज तक हिस्ट्री में पहली बार हुआ, इतिहास में पहली बार कि हमारी जो हिंदुस्तान की लड़कियां वो सेमीफाइनल में पहुंची और ऑस्ट्रेलिया को हराया। मैं एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ और इस बैडमिंटन में हमारी जो पी.वी. सिंधु है वो भी अपनी वो एक मेडल लेके आई है और उसके बाद आगे सेमीफाइनल में हमारी टीम जीतेगी और फाइनल भी हमारी टीम, ये हमारी अब ये है हमारी कि वो जीत कर आए। आज बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार हमारी महिला हॉकी की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है और होप है ये इस बार गोल्ड मेडल लेके आएगी। और पिछले कल हमारी
मेन टीम ने भी सेमीफाइनल में पहुंच के एक बार फिर इतिहास रचने की ओर जा रहे हैं। पहले भी हमारी टीम ने ओलंपिक कई बार जीते हैं, इस बार भी ओलंपिक में वो भी गोल्ड मेडल लेके आएंगे और इस बार हॉकी को एक नई बुलंदियों के ऊपर पहुंचाएंगे। इन सभी को मेरी गुड विशेष कि इस बार महिलाएं भी और पुरुष टीम भी दोनों ही गोल्ड मेडल जीत के आए। उच्च शिक्षा में निवेश सुंदर लाभांश प्रदान करता है। इसी सोच के साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रभावशाली प्रारूप प्रदान करने का सुझाव देती है। यह बात शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिमला के पीटरहॉफ में हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग द्वारा निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सुधारों के उत्प्रेरित करने को लेकर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय बहुविषय विकल्प शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर तेजी से शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान दे रहे हैं। वहीं सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के साथ बेहतर समन्वय विकसित करने के लिए परस्पर सहयोग और तालमेल बढ़ाने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों के साथ कई स्तरों पर नियामक संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ITI अर्की ट्रेंड वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश की अध्यक्षता में स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित की गई। बैठक में एसोसिएशन के राज्य महासचिव हरचरण सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने वृत्त सोलन सर्कल में वर्ष 2017 से DPC न होने पर रोष प्रकट किया। बैठक में फैसला लिया गया कि इससे संबंधित कार्य के लिए अधीक्षण अभियंता से मिलकर उनके समक्ष राहत की मांग की जाएगी ताकि तकनीकी श्रेणी को समय पर लाभ मिल सके। मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश ने कहा कि इस बैठक में सर्कल व डिवीजन स्तर के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। ITI ट्रेंड वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक कोविड काल के लंबे समय के पश्चात अर्की विश्राम गृह में अर्की मंडल के लगभग 50 पंप चालकों के साथ बैठक की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर जो सर्कल से और डिवीज़न से संबंधित थे के विषयों पर चर्चा की गई। संगठन का हमेशा ही ये प्रयास रहा है कि हमारे जो टेक्नीशियन श्रेणी के कर्मचारी है जिनकी ड्यूटीज़ विकट परिस्थितियों में नदी नालों में और शमशान घाट पे होती है, उनकी जो समस्या है बीज से संबंधित है या पंप हाउस से संबंधित है, उनको पुरजोर तरीके से अपने अधिकारियों के समक्ष उठाया जाए और जो कार्य लंबित पड़े हैं उनके लिए सभी ने पुरजोर मांग की। हम एसोसिएशन से गुजारिश की कि इन जो हमारी DPC से संबंधित सोलन सर्कल की जो रुकी हुई DPC है उसको करवाने से संबंधित अधीक्षण अभियंता जी से मिलकर अनुरोध किया जाए ताकि तकनीशियन श्रेणी के सभी कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके। शारीरिक शिक्षकों से जुड़ी मांगों को लेकर सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में जिला शारीरिक शिक्षक संघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शिक्षकों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष सुरेश भंडारी ने बताया कि शारीरिक शिक्षकों से जुड़ी कई ऐसी लंबित मांगे हैं जिस पर सरकार और विभाग द्वारा कोई गौर नहीं किया जा रहा है। संघ ने मुख्य रूप से मांग की है कि प्रदेश में खुले नए मिडिल स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, साथ ही शिक्षकों की पदोन्नति सूची को भी जारी किया जाए। संघ ने विभाग से PTI को TGT पदनाम देने की भी मांग की है। हमारी कुछ एक मांगे थी काफ़ी दिनों से जो पेंडिंग पड़ी थी, सीनियर लिस्ट के बारे में और उसके दौरान PT को TGT पदनाम देने के बारे में, और जो मिडिल स्कूल नए खुले इनमें इन्होंने शारीरिक शिक्षक के पद को समाप्त कर दिया है, उस विषय के बारे में हम अपनी मांगों को आज हमारी मीटिंग है और उसके बाद हम जिला डिप्टी डायरेक्टर महोदय के पास उनसे इन मांगों को पूरा करने के लिए जाएंगे। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर से और CM साहब से भी हम इस विषय में अपनी मांगों को रखेंगे ताकि जो नए मिडिल स्कूल खुले हुए हैं उसमें हमारे शिक्षक पदों को भरा जाए और हमारे जो DPs PTs के प्रमोशन लिस्ट निकली है उसमें ज़्यादा पोस्टें सरकार निकालें
ताकि हमारे डीपीएस भाई अधिक से अधिक सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में तैनात हो। राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर बनेर में एक कार अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कार में 5 लोग दिल्ली से मनाली घूमने जा रहे थे। जैसे ही कार बनेर के पास पहुंची, यहां एक मोड़ पर अनियंत्रित हो गई और 100 मीटर खाई में गिर गई। इस घटना में गाड़ी के चालक समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना स्वारघाट की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जानकारी के अनुसार गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया, जिस कारण कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। पुलिस ने इस मामले में चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में 16 साल बाद जुलाई में सामान्य से 6% अधिक बादल बरसे हैं। इस वर्ष जुलाई में 12 दिन भारी बारिश और 16 दिन सामान्य व कम बारिश दर्ज हुई है। इससे पहले वर्ष 2005 में सामान्य से 7% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई थी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश के मध्यवर्ती और निचले इलाकों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। मानसून बिल्कुल अभी भी है, सक्रिय है, लेकिन जो तेजी इसमें इतनी नहीं है। जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो कम हुई है और आने वाले 3 से 4 दिन में भी ये संभावना है कि बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन ये कि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी प्रदेश में जारी रहेगी। उसमें से जो निचले क्षेत्र के जिले हैं, जिसमें सिरमौर है, सोलन, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, ऊना, इन इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना भी है कुछ समय। और बाकी एरिया में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू करेगी। और तापमान की जहाँ तक बात है, तापमान जो है काफ़ी कम आ चुके हैं और आने वाले समय में भी उसमें कोई विशेष परिवर्तन तापमान में, दोनों तापमान में आने की संभावना नहीं है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।